So hello everyone, I welcome to all of you on our channel Study with RK sir. So basically जैसा कि हमारा परसेंटेज से फर्स्ट जो वीडियो है वो पहले ही आ चुका था और एक लंबा गैप हो गया है. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टाइप 7. ठीक है कि यहाँ से हम आज से वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लासेस. सो लेट्स स्टार्ट. हम जो हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 नो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है. इसमें कहा गया है सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है. यदि यह प्रति माह 2520 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए. ठीक है. सो बेसिकली हमने इस तरह का एक और पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक है. और ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे शेष गिवन है. ठीक है. उसमें शेष नहीं था. इसको मैं एक बार वापस से आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो जैसा कि 100 रुपये की कोई चीज़ है. ठीक है. मान लो 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है और या फिर आपके पास सपोज करो कि 100 रुपीज़ है. ठीक है. आप मार्केट में जाते हो, आपने 20% जो है वो किसी आइटम ए पे खर्च कर दिया, फिर आपने 30% जो है वो दूसरा जो कोई आर्टिकल आर्टिकल है उस पे खर्च कर दिया, एंड देन आपने 40% किसी और आर्टिकल पे खर्च कर दिया. मतलब कि आपका टोटल जो खर्च हो गया आउट ऑफ 100, इसमें से कितना हो गया 50 और मतलब 90. ठीक है. 90 रुपीज़ जो है वो आपने आउट ऑफ 100 खर्च कर चुके हो. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं, आउट ऑफ 100 आप ये पूरा खर्च कर रहे हो. लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसा कहा गया है, ठीक है, तो वही अगर आप 100 रुपीज़ लेकर के जाते हो, इसमें से यदि आप 20% आपका खर्च हो गया है, ठीक है, मतलब आपका बचा 80. ठीक है. अब इस 80 में से 100 में से नहीं, अब इस 80 में से अगर, क्योंकि उन्होंने अगर यही बोलता है कि शेष में से, मतलब इस 80 में से अगर आप खर्च कर रहे हो 30%, मतलब 30% खर्च कर रहे हो. ठीक है. तो ये 80 में से निकालते हैं अपन. ठीक है. उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, उसमें से फिर इस तरह से, मतलब शेष वाला जो रहेगा उसमें यदि बिना शेष वाला है तो वो आउट ऑफ 100 आप कैलकुलेट करते हो, और जब शेष वाला आ जाएगा तो जितना जो बचा है, जैसे कि ए रुपीज था उसमें से बी कुछ खर्च हो गया तो आपके पास बी बचा, अब बी में से आपको खर्च करना है, फिर जो सी बचेगा इसमें से खर्च करना है. ठीक है. एक ये टाइप होता है. फिर एक वो होता है जिसमें क्या करना होता है कि सपोज आपके पास में 100 रुपीज है. ठीक है. और इसी में से आप खर्च करते जा रहे हो. ठीक है. तो ये शेष वाला सवाल होता है. ठीक है. और ये इसमें आपको शेष नहीं दे रखेगा. ठीक है. इसको टोटली आपको ए जैसे जितना भी आपके पास अमाउंट है उस पे आप खर्च कर रहे हो. ठीक है. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे मैं आपको ये इसका बेसिक बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना रहेगा. कि जैसे उसने भोजन पर, यातायात पर और कपड़े पर, तीन इसके पास आर्टिकल पे उसने खर्च किया कितना 40%, 50% और 30%. ठीक है. उसके बाद में 2520 रुपये की बचत हो रही है उसके पास में. तो सपोज कर लो कि उसके पास में टोटल कितना अमाउंट था, उसके पास 100 रुपीज वो मार्केट में लेकर के गया. ठीक है. 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर दिया, मतलब इसके पास बचा कितना 60%. 60% को अपन कैसे लिखते हैं 3/5. ठीक है. उसके बाद में 50% हिस्सा यातायात पर, मतलब उसके पास बचा कितना 1/2. ठीक है. मतलब हाफ. और शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च कर दिया, मतलब 30% खर्च कर दिया, मतलब बचा कितना 70%, मतलब 7/10 आ जाएगा. ठीक है. अब टोटल जो बचत हो रही है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2520 रुपये. मतलब ये है कि आपके पास टोटल अमाउंट जो था वो ₹100 था, उसमें से आपने 40% अगर आपने भोजन पे खर्च किया तो बचा आपके पास 3/5, है ना. उसके बाद में शेष का 1/2 जो है आपने यातायात पर खर्च कर लिया तो बचा 1/2. उसके बाद में 30% कपड़े पर खर्च कर दिया, बचा बचा आपके पास 70%, मतलब 7/10. ठीक है. इसके बराबर ये वैल्यू अपन ने रख दी. ये इक्वेशन आपको बनाना है, बस इतना इक्वेशन बन गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. अब इसका देखते हैं अपन. 7 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 21 से इसको काटते हैं तो ये एक बार में, फिर यहाँ पे बचा 4 तो ये 2 आ जाएगा, और ये 0 ऐसा कैसा. अब 5 का 2 में 10, 10 का ये 100, 100 मतलब 120 जो है इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज. ठीक है. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा. इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है, यदि वह 5600 रुपये की बचत कर रहा है. ठीक है. मतलब भाई कि आपको टोटल जो उसके पास अमाउंट है वो मान लेना है कि 100 रुपीज था उसके पास में. ठीक है. उसके बाद में 20% जो हिस्सा है उसने खर्च कर दिया,
मतलब बचा कितना यहाँ पे 80% बचा, तो 80% को क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा है 30% हिस्सा यातायात पर खर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब बचा उसके पास कितना 70%, 70% को 7/10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है, मतलब 1/3 खर्च हो जाए, मतलब बचा कितना उसके पास में 2/3। इसकी जो वैल्यू है मतलब टोटल ये बचत आ गई, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी दे रखी है आपको वैल्यू 5600, ठीक है। अब इसको यदि आप काटोगे 2856, ठीक है, ये 56 हो रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये 56 से 56 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100, ठीक है। 5 का 3 में करोगे 15 और ये 0 150, यहाँ पे आ जाएगा 150 और ये 00 पीछे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मतलब 15,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इस तरह के सवाल में करना कुछ नहीं है, बस आपको वही जैसे मैंने बताया कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, टोटल अमाउंट में से जितना खर्च हो गया है उसको आप हटा के और जितना बचा है उसका यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि ये इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको सोल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ और अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47 मतलब 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है कि दो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में जो फेल हुए वो 36% है, इंग्लिश में जो फेल हुए वो 47% है, और दोनों में फेल होने वाले कितने 22%। तो इसमें आपको दोनों विद्यार्थियों का यहाँ पे आपको सर्कल बना लेना है। सपोज करो कि ये जो है ये आपका हो गया हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, और ये जो है ये सपोज करो आपका हो गया इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। अब दोनों में पहले जो फेल होने वाले हैं वो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये टोटल हिंदी वाले, ये टोटल इंग्लिश वाले, और ये जो गोला यहाँ पे जो बन रहा है ये दोनों दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो पहले लिख लो कि दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी 22, ठीक है। तो 22% जो विद्यार्थी है वो क्या है कि दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। अब हिंदी में टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए 36%, 36 में से 22% तो इस सर्कल में आ गए, मतलब 22% तो पहले से ही अनुत्तीर्ण हो गए। अब बचा कितना, बचा यहाँ पे 14%, तो यहाँ पे 14 लिख दो। अब इंग्लिश वाले में 22 यहाँ पे हो गए। अब इन्होंने क्या किया 47% टोटल, तो टोटल यहाँ पे आपको करना है 47, तो 22 ही है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। आई होप देखिए क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये टोटल ये क्या आ गया, यहाँ पर अनुत्तीर्ण प्रतिशत आ गया। तो आप देख लो टोटल अनुत्तीर्ण जो प्रतिशत है मतलब एब्सेंट परसेंट है वो कितना आ रहा है। आप 22 और 25 को दिया आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का इन दोनों का प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 47, और 51 और 61 ये हो जाएगा 61। ये 61% जो है ये क्या है, ये आपका टोटल एब्सेंट परसेंट है, ठीक है। आपका पूछा क्या है तो 3% पूछा है, तो ऑब्वियसली अगर 61% एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना है 39%, ठीक है। ये होगा प्रेजेंट परसेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सवाल है बहुत इजी है, बस आपको ये दो सर्कल ड्रॉ करना है, जो दोनों का जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो कॉमन है उसमें से जो भी आपका जो दे रखेगा उसको माइनस करना है और इन दोनों की तरफ लिख लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं सो दैट कि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा गया है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। मतलब आपके पास अंग्रेजी वाले विद्यार्थी है, गणित वाले विद्यार्थी है और दोनों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्कल है वो आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है। तो दोनों का जो सर्कल है वो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो है वो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है, और ये जो है वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं। अब जो दोनों का जो कॉमन है मतलब दोनों में जो पोल फेल हुए वो सबसे पहले यहाँ पे लिखियो कितना है 75, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिख लिया 75%। अब इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए थे 80%, तो 75 तो इसके अंदर बोले में आ गए, मतलब 75% तो ऑलरेडी उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पे कितना बचा 5%, यहाँ पे 5 लिख लिया। अब जो मैथमेटिक्स है उसमें कितने प्रतिशत हुए थे, उसमें होते 85, 85 में 75 आ गया, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10% जो बचे। अब यहाँ पे देख लो ये प्रेजेंट वाले जो है टोटल कितने हैं 75 और 5 80 और 10 90, मतलब 90% जो बच्चे हैं, ठीक है। ये क्या हो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपसेंट वाले कितने बचे, मतलब आउट ऑफ 100 में से 90% जो प्रेजेंट है तो अपसेंट जो बचेंगे वो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, 10%, ठीक है। अब इन्होंने क्या 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 कहा है यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे
मतलब अपसेल जो है ये 10%, इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 40, ठीक है। तब विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब आपको टोटल विद्यार्थी कितना होता है 100%, तो 10% की वैल्यू दी आपको 40 दे रखी है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 40, और इसके ये 10 उठ के इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, इंटू ये 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 400, ठीक है। तो 400 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि अब ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए, वो 6 अंकों से फेल हो गया। मतलब ये जो विद्यार्थी है उसको कितना प्रतिशत मिल रहा है, 29% उसको मिला है, ठीक है। और कितने से फेल हो रहा है, 6, मतलब -6 उसको कम पड़ गए। एक अन्य विद्यार्थी को 43%, मतलब अन्य जो विद्यार्थी है उसको कितना प्रतिशत मिल रहा है, 43%, ठीक है। इसके साथ में क्या हो रहा है कि उसको न्यूनतम अंक से 8 अधिक, मतलब इसको 8% अधिक मिले, ठीक है। तो इसमें देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14%, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 14, ठीक है। यहाँ पे 1% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने पूछा क्या है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक होते हैं 100% मार्क्स। तो 1% यदि ये है तो 100% अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 ऑब्वियसली। तो टोटल जो कुल अंकों की संख्या जो है, मतलब पूर्णांक, वो कितना हो गया, 100। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया, ठीक है। वापस से वही जो हमारी मेथड है, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, 40% जो अंक लेकर के आ रहा है 40%, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 20 अंक से फेल हो रहा है, मतलब -20, है ना, फेल हो गया मतलब -20। शाम उसी परीक्षा में 33% अंक लाया। शाम जो है ये कितना लेकर के आ रहा है, 35%, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है कि वो 30 अंक से फेल हो रहा है, -30 से फेल हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना होगा, ये होगा 5%, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रखी है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, -20 to 30, मतलब कि कितना, 10 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। तो एक की जो वैल्यू है 1% की, ठीक है, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2, 5 से अगर इसको काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 100 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 200, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, ठीक है। तो ये 200 विल बी द आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि सवाल में कहा क्या गया है। एक्चुअल में सवाल ये बोल रहा है कि पहले जैसे मान लो 1 किलोग्राम, मतलब आपका 100 रुपीज पर किलोग्राम चीनी का भाव था, ठीक है। अब यही बढ़ करके और कुछ भी जैसे एक्स प्लस 5-10 रुपया जितने की बढ़ोतरी, सपोज 5 रुपये बढ़ गए, ठीक है। तो अब भाव क्या होगा, एक्स प्लस 5, ठीक है। पहले 100 रुपये किलोग्राम था, अब एक्स+5, मतलब जो भी 5 रुपये इसमें बढ़ गया है। तो पहले जितनी आप शक्कर ला पा रहे थे, ठीक है, इतनी अब नहीं ला पाओगे आप, क्योंकि इसी रुपये में आप अगर लेने जाओगे तो कम आएगी, ठीक है। तो वही कहा गया है कि कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, अगर भाव बढ़ेगा तो चीनी ऑब्वियसली कम ही आएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में कहा, मतलब आपको जो गिवन है 5 किलोग्राम, ये क्या है, ये जो 5 किलोग्राम आपको दिया हुआ है कि चीनी कम खरीदता है, ये डिफरेंस दे रखा है। कौन सा डिफरेंस दे रखा है, पहले का जो भाव था और जो बाद का जो भाव है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 5 किलोग्राम जो है वो आपको डिफरेंस दे रखा है। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि कोई व्यक्ति 500 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 500 रुपये, मतलब 500, ठीक है। और पहले का जो मूल्य था वो सपोज करो कि ₹100 था, ठीक है, माइनस वही आपके पास अमाउंट अभी भी वही है 500, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि हो गई है। मान लो कि पहले जो, जैसे आप हमने माना कि पहले जो प्राइस थी वो X थी, अब 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 120%, ठीक है। ये 6/5 है ना, इसको काटोगे तो मतलब अब जो प्राइस हो गई है वो क्या हो गया है, 6x/5 हो गया है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 kg, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बनेगी। मैं वापस से एक बार ये इक्वेशन आपको बता देता हूँ कि आपको जो ये 5 kg है, देखो ये 500 रुपीज है, 500 रुपीज, और ये जो है ये है रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है। इसकी अगर यूनिट देखें, आप यूनिट वाइज भी सोल्व कर सकते हो।
ये रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केजी बचेगा, माइनस इसमें भी ये रुपीज और ये रुपीज पर किलोग्राम, ये रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी किलोग्राम आएगा। तो दोनों किलोग्राम का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे किलोग्राम में दे रखा है 5। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंगली भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये डाउट हो कि सर ऊपर ये इस आपने इक्वेशन किस तरह से बनाई है, किस तरह से लिखी है, तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप दैट कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो ये 5 टूट करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे 6 एलसीएम आ जाएगा, 6x, तो 6x एलसीएम ले लो यहाँ पे, और 6 अगर एलसीएम आएगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप दैट कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, 3000 माइनस वो ऊपर जाएगा, कि आ जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 6x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तब इसको आप काटोगे तो x, पहले इसको आगे और सोल्व कर देते हैं। ये 100 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x। इसको और आगे आप सोल्व करोगे कि 50 डिवाइडेड बाई जाएगा 3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी, 50 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन पूछा क्या है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब कितना है, बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो है कितना है, 6x/5। ठीक है, वे बढ़ा हुआ मूल्य जो बाद में चीनी का जो बढ़ा है, तो यहाँ पे x की जगह आप वैल्यू रख दोगे 50/3, मतलब 6/5 इंटू एक्स की जगह रख दोगे आप 50/3, तो 3 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये 5 से 50 को काटोगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 20। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और सवाल इसी तरह का ले लेते हैं, सो दैट कि आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पे गिवन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपीज में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, मतलब अब क्या हो रहा है कि मूल्य में कमी हो रही है, तो आपको चीनी ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वही जो डिफरेंस है वो दे रखा है, मतलब बराबर के इधर कितना आ जाएगा, 62, मतलब 6.2, तो इसको लिख दे अपन 62 डिवाइडेड बाई टी, मतलब 10। ठीक है, ये इसको अपन ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब इधर जो है वो वैल्यू क्या आएगी, इधर आएगी जैसे कि आपका जो रुपीज है वो आपको हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, 279 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, तब कमी हो रही है। ठीक है, तो कमी कितनी हो रही है, 10% की, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9x/10। ठीक है, माइनस वापस वही 279 रुपीज है वो ऊपर आ जाएगा, और प्राइस होती वो x थी। ठीक है, मतलब ये कमी वाली प्राइस है और ये पहले जो ओरिजिनल प्राइस थी, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो ये मतलब इस तरह से इक्वेशन बन रही है। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 तो ऊपर चला जाएगा, 279 तो आप यहाँ पे बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 10 माइनस ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, मतलब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 9x। ठीक है, 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 279 को बाहर निकल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 62/10। ठीक है, मतलब 10 में से गया तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके अगर आगे फर्दर हम सोल्व करेंगे तो 279 डिवाइडेड बाई 9x इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में। ठीक है, नहीं फिर ये 31 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 से इसको काटेंगे तो 1/5। ठीक है, मतलब 1/x की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 1/5, मतलब x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। आई होप दैट कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो बेसिकली आपने करना कुछ नहीं, इसको बस ये जो इक्वेशन है ये आपको फॉर्मेशन करना आना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई देन ये सवाल सोल्व हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें जैसा कि जो प्राइस गिवन रहेगा तो आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो प्राइस है रुपीज पर किलोग्राम वो लिखना है, और इसके बराबर में जितना कमी या अधिकता जो भी हो रही है वो इसको आप इधर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जिस जीतने वाले उम्मीदवार की कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 2 मतदाता मान लो, ये ए है और मतदाता बी है। ए को कितना मिला, ये मान लो ये विजेता रहा, इसको मिला टोटल वोट का 60%, तो ऑब्वियसली बी को कितना परसेंट मिला होगा, इसको मिला होगा 40%। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको अगर 60% मिला तो इसको 40%, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकल के कितना आ रहा है,
वो निकल के आ रहा है 20%, ठीक है। तो 4,000 मतों से जीत गया, मतलब ये जो 40 मतलब ए जो है उसको 20% ज़्यादा मिला बी से। तो इस 20% की जो वैल्यू है सवाल के अकॉर्डिंगली, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 4,000 रुपीज़, ठीक है। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 8% की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200, ठीक है। अब बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में है, और 1% की वैल्यू अगर ये इतनी है, तो 100% की अगर आप अगर वैल्यू निकालोगे, तो क्या आ जाएगी? ये 200 और इसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 20,000। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप देख के समझ में आया होगा, ठीक है। ये कंप्लीटली जो जैसा सवाल में कहा गया है, बस उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्व करते जाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुए और वह 2,496 वोटों से जीत गया, ठीक है। तो सबसे पहले वही, जैसा कि दो उम्मीदवार थे जिसमें ए और ये हो गया आपका उम्मीदवार बी। ए जो है इसको कितना प्रतिशत मिला? इसको मिला 56%, ठीक है। तो ऑब्वियसली बी को कितना मिला होगा? उसको मिला होगा 44%, ठीक है। अब ए जो जीता है, ठीक है, वो कितने प्रतिशत वोटों से जीता है? 12% वोटों से जीता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, मान लो कि टोटल जो मतदाता है वो एक्स है, ठीक है। इस एक्स में से कितनों ने वोट डाला है? 64% ने, ठीक है। और 64% लोगों ने जो वोट डाला है उसमें से भी ए जो जीता है उसको कितना वोट मिला है? उसको मिला है 12% वोट मिला है। और ये टोटल मिला करके कितना वोट मिला इसको? 2,496 वोट उसको मिला है, ठीक है। एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ। मान लो कि टोटल मतदाता जो थे वो एक्स थे, उसमें से ए को जो टोटल जो वोट मिला है, ठीक है, मतलब टोटल पहले तो इसमें जो वोट पड़े वो कितने पड़े? 64% वोटिंग हुई है, और इस 64% वोटिंग में भी ए को कितने वोटों से जीता है? तो 12%। और इसकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2496 इंटू 100 और ये जो संख्या है 64 इंटू 12, ये उठ के आ जाएगी नीचे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 से इसको अपन काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, उसके बाद में 0 लग जाएगी बीच में, और ये 8 टाइम्स में 12×8 = 96, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे 64 को, ठीक है। तो इसको अपन 16 से 4 बार में 16 से इसको काटेंगे तो ये 1 टाइम, फिर बचा है फिर 4, तो 16 के 48 मतलब 30, ठीक है। अब 4 से इसको 100 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 25 बार में, ठीक है। 25 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 250 और 75, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 325, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 00। तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 32,500। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये खत्म होता है, और इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें हम बचे हुए जितने भी जो अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो हम सारे उसमें लेकर के आएंगे, ठीक है। और हाँ, अभी तक जिस भी किसी ने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि अब हम जल्द ही जो जीके की जो क्लास है और जितने भी दूसरे जो कोर्सेस है वो भी हम अभी लाने वाले हैं इसी चैनल पे। सो लाइक कि हम हिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उनके भी क्लासेस रेगुलरली हम यहाँ पे डाला करेंगे अभी कुछ टाइम से, क्योंकि माइक का थोड़ा इशू था। माइक वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई भी कुछ दिनों से क्लासेस मतलब कंटिन्यूअसली हो नहीं पा रही थी। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेगुलरली। सो आई होप दैट कि हम आपको हमारा ये जो लेक्चर है ये भी पसंद आया होगा, और आपको किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बना रखा है, तो वहाँ पे आप जा करके और वहाँ पे आप कमेंट करके आप वहाँ पे कुछ ही पूछ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी कमेंट में आप बता सकते हो कि सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया, ये मुझे वापस से बता दीजिए। सो दैट कि हम वो वाला जो है नेक्स्ट जो क्लास आई है उसमें हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।